आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों को आज 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद क्लास लेने का अवसर मिला। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसकी स्थापना, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ विकास, ठीक है, उसके संघर्ष और उसके बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में से अपने प्रभुत्व की स्थापना, इस सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्थिक प्रभाव, उसकी शासन सत्ता का, औपनिवेशिक सत्ता का शासन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसके विषय में भी हम लोगों ने अध्ययन समाप्त कर लिया था। अब हम आते हैं अंग्रेजी शासन के अंतर्गत शिक्षा का विकास। ठीक है, शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास, इसका अध्ययन करने के बाद फिर हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और अन्य आंदोलनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत या भारत में शिक्षा का विकास कंपनी शासन के अंतर्गत। ठीक है, भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासन के अंतर्गत। आप थोड़ा सा मुझे स्पष्ट कर दें कि मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है आपको और बोर्ड पे दिखाई दे रहा? जी सर। बोर्ड दिख रहा है? ठीक, हाँ सर, दिख रहा है। चलिए, देखिए यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। आपको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, और यहीं से इसकी राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत होती है। अब इस क्रम में मैं देखता हूँ, इसके पहले जब मैं गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर या वायसराय के कार्यकाल के विषय में आपको पढ़ाया था, अगर आपको उसको दिमाग में रखेंगे, उसको जेहन में रखेंगे, तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं चर्चा करूँगा गवर्नरों की, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा किस पीरियड में ये कार्य संपन्न हुआ था। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि समस्त गवर्नरों का जो कार्यकाल है, क्लाइव से शुरू होकर, ठीक है, वो लास्ट तक, माउंटबेटन तक, आप उसको पार्ट में बांटकर याद कर लीजिए। ठीक, 4-4 को या 5-5 को एक साथ लेकर पढ़िए। हमको लग रहा है कि 5 दिन 6 दिन में आपको वो पूरे गवर्नर आपको याद, वो थोड़ा आसान बना देगा। जैसे हिस्ट्री समझने के लिए अगर ज्योग्राफी के आपका पता होगा, भौगोलिक स्थिति का पता होगा, तो हिस्ट्री थोड़ी आसान हो जाती है। जब मैं किसी स्थान की बात करूँगा, जब मैं किसी क्षेत्र की बात करूँगा, तो आप तुरंत विजुलाइज करेंगे कि हाँ ये स्थान या इस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई थी। ये आसानी प्रदान करती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गवर्नर को, उसके कार्यकाल को रट लेंगे। ठीक है, बहुत आसान आपको हिस्ट्री नज़र आने लगेगी, क्योंकि आपको उसको पूरी परिधि आपको ज्ञात हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कैसे हुआ। इसकी शुरुआत जो होती है वह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से होती है। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1781 में पहली बार कलकत्ता
में एक कलकत्ता मदरसा नामक संस्था की स्थापना की गई। याद करिएगा कि कौन सा संस्था, 1781, 781। मैंने वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के विषय में आपको बताया था कि 1772 से लेकर 1785 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ठीक, इसमें अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। पहला जो संस्था बनी अंग्रेजों के शासनकाल में वो कौन सी थी? कलकत्ता मदरसा। उसके बाद दूसरी इसके शासनकाल की जो दूसरी संस्था थी वो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी। इसकी स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा कि कई बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो 1784 में। ये आप यहाँ लिख लीजिएगा, अरबी फारसी भाषा, अरबी इसके अध्ययन के लिए। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये प्राचीन भारत की संस्कृत और साहित्य के अध्ययन के लिए यह संस्था बनाई गई थी। प्राचीन भारत की संस्कृत और साहित्य, इसके अध्ययन के लिए यह संस्था बनाई गई थी। विलियम जोन्स का मानना था कि संस्कृत को वह एक उत्कृष्ट कोटि की भाषा मानता था। कहता है कि वो ग्रीक और लैटिन इत्यादि भाषाओं से भी काफी प्रभावशाली भाषा है। शब्दों की बहुलता और उसकी मारक क्षमता सब सर्वाधिक मानता है यह संस्कृत। इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्राचीन भारत के साहित्य के अध्ययन की बात आती है। ठीक है, इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कुछ प्राचीन पुस्तकों का जो साहित्य था उसका अनुवाद करवाया था अंग्रेजी भाषा में। अब उसको देख लीजिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण साहित्य थी जिसका अनुवाद कराया गया। पहला आपका भगवद गीता का, भगवद, और दूसरी पुस्तक आपकी हितोपदेश। ये दोनों पुस्तक का अनुवाद किसने करा था? विल्किंस ने किया था। इन मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब। किसने करवाया था? विल्किंस ने। भगवद गीता और हितोपदेश का। भगवद गीता की जो अंग्रेजी भाषा में प्रस्तावना लिखा था वो प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। वारेन हेस्टिंग्स। जब आपको कभी आ जाए प्रश्न कि भगवद गीता और हितोपदेश का अनुवाद किसने कराया, तो आपका उत्तर क्या होगा? विल्किंस ने कराया। आप इसको नोट करते चलिएगा सारे लोग। 1781 कलकत्ता मदरसा अरबी फारसी के अध्ययन के लिए, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा प्राचीन भारत की संस्कृत और साहित्य के अध्ययन के लिए। इसी के क्रम में भगवद गीता और हितोपदेश का अनुवाद विल्किंस ने करवाया और भगवद गीता की प्रस्तावना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और हैं, जरा ध्यान रखिएगा। एक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत के इसके रचनाकार के विषय में आप लोगों को पता होगा, यह कालिदास की
रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद। गीत गोविंद यह जयदेव की रचना है और आपका मनुस्मृत। ठीक, इन तीनों का अनुवाद विलियम जोन्स ने करवाया था। विलियम, अब आपको दो लोग मिले, एक विल्किंस मिले और एक विलियम जोन्स मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आ चुका है कि मैं क्या बताऊं, कितना इसका प्री है कमीशन का ये फैक्ट। आप लोग कह रहे होंगे सामने आ जाते हैं, मैं किनारे खड़े होकर बात कर रहा हूँ आपसे। इसको एकदम दिमाग में यहाँ पे बैठाइएगा। भगवद गीता हितोपदेश विल्किंस, भगवद गीता की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स, अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद और मनुस्मृत विलियम जोन्स ने करा है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें अनुवादित हुई। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। शनय हम आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब मैं इसे आपके बोर्ड से हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट 1791। ठीक, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। संस्कृत किसने? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन। ठीक, जैसे कलकत्ता मदरसा में अरबी और फारसी का अध्ययन इसलिए कराया जाता था कि यहाँ के लोगों के, यहाँ के मुस्लिम लोगों के विषय में उनकी विधि संहिता क्या है, उनके किस तरीके से नियम कानून, उसका अध्ययन हम अंग्रेज लोग जान सके। उसी प्रकार से हिंदुओं के लॉ के विषय में, ठीक है, और उनके संस्कृत के विषय में अध्ययन करने के लिए वह संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने। कहाँ पे किया था? वाराणसी में, बनारस में। इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संस्था हुई वह 1700 क्या 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 1800 में हुई। यह क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक अधिकारी जो थे उनको यहाँ की भाषा के विषय में, यहाँ की संस्कृत के विषय में अध्ययन करवाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई गई थी। कंपनी के असैनिक अधिकारियों के लिए, कंपनी के असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1798 में गोविंदपुर, सुतानाटी और कोलकाता को मिलाकर, ठीक है, एक बृहद कोलकाता की जब स्थापना हुई थी, वहाँ पे फोर्ट विलियम मानव नामक दुर्ग का निर्माण कराया गया था। वहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था कंपनी के असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, कि वह भारत के विषय में जानकारी हासिल कर सके। ठीक है, 1800 में। इसके बाद जरा देखिए, आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, आप इसको नोट करते चलिएगा क्रम वाइज। इसके बाद एक 1813 में
चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। जब मैं अंग्रेजों के शासनकाल के संवैधानिक विकास की बात करूंगा तो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, फिर 1813, 1833, 1853, ये सब एक्ट के विषय में आपको जानकारी दूंगा। उसी एक्ट में एक प्रावधान 1813 में किया गया, चार्टर एक्ट 1813। उसमें ये कहा गया कि भारतीय भू राजस्व से कलेक्ट होने वाले पैसों के बाद जो पैसा कलेक्ट होता है वह प्रशासन पर, सैनिकों पर, ब्याज पर, ठीक, नागरिकों पर जो पैसा खर्च होता है उसके बाद जो शेष पैसा बचता है उसमें से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया वह शिक्षा पर खर्च करने के लिए अधिकृत किया था। 1 लाख रुपए भारतीय प्राचीन साहित्य के अध्ययन और भारत के शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की चर्चा की गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा। अच्छा, इसके बाद चूंकि 1813 में एक अधिनियम के द्वारा चाय और चीनी पर, ठीक है, एकाधिकार के अलावा सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, ठीक है। केवल चाय पर और चीनी पर 2 एकाधिकार, यानी कि इसका व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है और शेष का व्यापार अन्य व्यापारी जो इंग्लैंड के थे वो भी कर सकते थे। ये क्रम आने के बाद 1813 में एक तो शिक्षा का व्यवस्था किया, उसके साथ साथ हमारे यहाँ ईसाई मिशनरी जो वहाँ की थी वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में उनका आगमन शुरू हो गया, ठीक है। जब आगमन शुरू होता है तो उस आगमन के बाद ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा का विकास करना प्रारंभ किया, लेकिन वो अपने हित के लिए कर रहे थे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे थे। तो उसके तहत ईसाई मिशनरियों ने ये बैप्टिस्टा मिशन, बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना कहाँ पर किया था? श्री रामपुर में। श्री राम ये संस्था थी जो शिक्षा के लिए थोड़ा कार्य कर रही थी ईसाई मिशनरियों की, बैप्टिस्ट मिशन, श्री रामपुर, बंगाल में। इसी के समय अब देखिए यह जो दौर चल रहा था उस दौर में 1817 में डेविड हेयर एक अंग्रेज, युवा अंग्रेज था, लेकिन वह भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित था। डेविड हेयर और आपके राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज, कभी प्रश्न आता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की। और उस समय भारत के आपके राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव, जय नारायण बोस, ठीक, और महाराजा तेज सेन, ये सब शिक्षा के विकास के लिए कार्य कर रहे थे, ठीक। अगर कभी नाम आ जाए तो आप नाम याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय, दूसरा राधाकांत देव, तीसरा महाराजा तेज सेन और जय नारायण बोस, ठीक। ये सब शिक्षा के विकास के लिए कार्यरत थे, ठीक। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करेंगे आप लोगों को। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए
यहाँ पर एक विवाद शुरू हुआ। आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, ठीक है। वहाँ पर विवाद ये शुरू हुआ कि भारतीयों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो उस विवाद में शिक्षा की एक सामान्य समिति बनी थी, उसमें दो गुट उभर कर आए थे। एक गुट आपका प्राच्य शिक्षा, इसको आप देखिए, शिक्षा की सामान्य समिति, शिक्षा की सामान्य समिति, किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल। एक गुट आपका आया था प्राच्य विद्या का, ठीक, और दूसरा आया था पाश्चात्य, या प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा, प्राच्य का मतलब यहाँ है प्राचीन भारत की जो शिक्षा थी उसका अध्ययन किया जाए, कि पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पश्चिमी देशों की जो शिक्षा थी उसका अध्ययन किया जाए। प्राच्य शिक्षा के समर्थक लोगों में भी दो गुट था। एक गुट आपका, इसमें एक गुट में एच.टी. प्रिंसेप और इसी में एच.एच. विल्सन, एक गुट ये था, ठीक। दूसरा गुट प्राच्य शिक्षा के विषय में किसका था? एल्फिंस्टन और मुनरो, एक गुट ये था। पाश्चात्य शिक्षा का जो गुट का प्रमुख था वो था ट्रेवेलियन। आए समझ में? एक गुट आपका ये और एक गुट ये। पहला गुट क्या कहा था कि इसने कहा था कि प्राच्य शिक्षा किसके माध्यम से? अरबी फारसी भाषा में प्राच्य शिक्षा दिया जाए। इसके समर्थक कौन थे? एच.टी. प्रिंसेप और एच.एच. विल्सन थे। एल्फिंस्टन और मुनरो क्या कहते थे कि प्राच्य शिक्षा स्थानीय भाषा में दिया जाए। स्थानीय भाषा, आया समझ में? देखिए, स्थानीय भाषा में ये हुआ जैसे कि हिंदी की जो भाषा का बेल्ट है उसको हिंदी में दिया जाए, मराठी जो बेल्ट है मराठी में दिया जाए, गुजराती में दिया जाए, बंगला में दिया जाए, ये स्थानीय भाषा में, ठीक है। और एक दूसरा कहता था नहीं, अरबी फारसी भाषा में प्राच्य शिक्षा उपलब्ध करा जाए। ये गुट आपका पाश्चात्य शिक्षा था, वो कहता था पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए और अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा। इस गुट के समर्थक में राजा राम मोहन राय भी थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी थे, ठीक, मैकाले भी था। ये सब लड़ाई के दौरान ये गुट विजय प्राप्त करता है और यह तय होता है। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ठीक, और उस समिति के निर्णय के अनुसार इस गुट के लोगों को मान्यता दी गई कि नहीं, शिक्षा भारत में इसी प्रकार से दिया जाए। कौन सी शिक्षा? पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। और उसका समर्थक कौन था? ट्रेवेलियन। और भारत में उसके जो समर्थक थे वो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अंत में निर्णय यही हुआ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। अंत में निर्णय ये हुआ कि मैकाले की अध्यक्षता में जो समिति गठित की, तो मैकाले ने क्या कहा कि यूरोप के किसी पुस्तकालय के एक कक्ष के एक अलमारी का एक तख्त, जरा समझिएगा, यूरोप के किसी पुस्तकालय के एक कक्ष की एक अलमारी का एक तख्त
संपूर्ण भारतीय साहित्य जो प्राचीन साहित्य है उससे अधिक श्रेष्ठ है, उस पे जो किताबें रखी गई हैं। यानी कि भारत की जो प्राचीन साहित्य थी उसको मैकाले ने नकार दिया, ठीक है, और अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण इसने देना शुरू किया। इस क्रम में जब निर्णय ये हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, ठीक, और फिर ये बात आई कि शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, तो वहाँ बात उभर के आई कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जो थे, ठीक, उनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए। उच्च वर्ग के लोग समाज में निम्न वर्ग के लोग अपने से निम्न लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए चलेंगे तो इस तरीके से पूरा समाज शिक्षित होगा। यानी कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत के उच्च वर्ग के लोग जो थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया था, ठीक है, और इसी को क्या कहा गया था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक, या इसको कह सकते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब फिल्ट्रेशन का मतलब है कि छान कर, फिल्टर होकर जो शिक्षा नीचे तक जाए, इसी को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसका प्रतिपादक मैकाले था, ठीक, लेकिन लागू करने का श्रेय ऑकलैंड को मिला। ऑकलैंड जो इसके बाद विलियम बेंटिंग के बाद गवर्नर जनरल भारत का बना था, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत शिक्षा देना प्रारंभ हुआ। अब जो है ये 1935, ठीक है, फरवरी 1935 की बात है और मार्च 1935 से लागू किया गया और भारत के लोगों को पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी भाषा में प्रदान करना शुरू हुआ। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कमीशन का गठन हुआ जिसको 1854 में, ठीक, उसको वुड डिस्पैच कहा गया। वुड डिस्पैच, ठीक, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। कब गठित हुआ? 1854 में, वुड डिस्पैच के नाम से। और जब वुड डिस्पैच की रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी समाप्त कर दी जाती है, ठीक। अब वुड डिस्पैच में क्या कहा गया, इसमें बातें क्या कही गई कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम कौन सा होना चाहिए? स्थानीय। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, ठीक। एक महत्वपूर्ण तथ्य था। दूसरा इसमें तथ्य था कि उसमें प्रत्येक प्रांत में एक एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य था कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात और महिला शिक्षा की बात भी इस सिद्धांत में वुड डिस्पैच में कही। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, इसकी बात यहाँ पर कही, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करना, ठीक। आप ध्यान रखिएगा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर आपको अगर प्रश्न आ जाएगा तो प्रश्न ये पूछेगा कि भारत में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर। पता चला कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय या मैनचेस्टर का विश्वविद्यालय, ऐसे दे देगा नाम। तो आप ध्यान रखिएगा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कौन कौन सा विश्वविद्यालय, एक कलकत्ता और दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास, ठीक। इस तीनों जगह एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना
किसकी तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। ठीक। अब मैंने आपको वुड डिस्पैच रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, महत्वपूर्ण शर्तें थी, उस शर्तों में एक मैंने कहा कि उच्च भाषा, अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम, स्थानीय भाषा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम, अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक एक विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में स्थापित किया गया। ठीक। और प्रत्येक प्रांत में, जो प्रांत उस समय थे, वहाँ पर एक एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए। ठीक है। जब ये बनाया गया, ठीक है, इसकी रिपोर्ट जब आई और उसके बाद 1857 का विद्रोह शुरू होता है। फिर 1858 में पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई। ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में केनिंग महोदय को, केनिंग उस समय वायसराय थे भारत के, केनिंग को पहला चांसलर नियुक्त किया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय का। ठीक। और वहाँ उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित था, वहाँ के विलियम कोलविल को, क्या नाम है, विलियम कोलविल को कलकत्ता विश्वविद्यालय का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। केनिंग को चांसलर और विलियम कोलविल जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। ठीक है। और इस विश्वविद्यालय से पढ़कर प्रथम स्नातक बनने वाले जो भारतीय थे, वो भारतीय का नाम बंकिम चंद्र और जदुनाथ बोस। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक होने वाले व्यक्ति कौन थे? बंकिम चंद्र और जदुनाथ बोस। ठीक। ये आपके पहले स्नातक, प्रथम स्नातक। ठीक। अब इसके बाद कॉलेजों की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना इसके बाद होने लगा। तो 1872 में, 72 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। अजमेर मेयो कॉलेज। ठीक। 1882 में, 82 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ठीक है। जिसके लिए हम लोग बड़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बड़े गौरवान्वित होते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और आईएएस पीसीएस की, आईएएस की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। अब वो तो सब समाप्त हो गया, समय की बात थी, वरना यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आईएएस के नीचे तैयारी नहीं करता था। ठीक है। अगर किसी को सुनाई दे दिया कि वो पीसीएस 80 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ, 80 के दशक, 90 के दशक के प्रारंभ में, 80 के दशक पूरा, कि अगर ये सुनाई दिया कि कोई व्यक्ति पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, तो उसका बड़ा माखौल उड़ाया जाता था। ठीक है। यहाँ सिर्फ आईएएस की फैक्ट्री। ठीक। और हमारे जौनपुर में ये गांव है, उस गांव में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में आईएएस और पीसीएस ना हो। माधोपट्टी नाम है उस गांव का, जौनपुर का। एक घर में 4 बेटे, एक व्यक्ति के 4 बेटे, चारों प्रॉपर आईएएस, समझे आप। एक तमिलनाडु का मुख्य सचिव था, एक कहाँ का वो राजदूत बनके। ठीक है। इस तरीके से चारों प्रॉपर आईएएस। जरा सोचिए, धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, जिसके बच्चे इतनी प्रगति, इतनी ऊंची पोस्ट पर गए। वो छोटा सा गांव माधोपट्टी। ठीक है। कोई घर ऐसा नहीं है, पीसीएस के नीचे तो आपको मिलेंगे नहीं। तो ये बात है। इलाहाबाद
1882 में वुड डिस्पैच के बाद एक हंटर आयोग, डब्ल्यू हंटर आयोग की नियुक्त किया गया। कब? 1882। ठीक। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। चर्चा तो माध्यमिक का भी किया, लेकिन मुख्य उसका जो फोकस था वो किस पे था? प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्राथमिक हंटर आयोग किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट। और बातें ये हुआ था कि कितनी प्रगत शिक्षा के क्षेत्र में हुई, क्या क्या हुआ, कहाँ क्या कमियां रह गई, उस पर चर्चा। लेकिन ये फोकस किस पे किया? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, बस इतना जानिएगा। उसके बाद कर्जन के शासनकाल में, ठीक, 1901 में शिमला में शिक्षाविदों का, बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में के बाद 1901 की घटना है। उस सम्मेलन में जो रिपोर्ट आई थी उसकी थोड़ी आलोचना हुई। तो आलोचना के बाद 1902 में, ठीक, 1902 में आपके रैले आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, 1902 में रैले आयोग ने 1904 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक, इस रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक, इस रैले कमीशन में 2 भारतीय भी नियुक्त थे। 2 भारतीय में एक का नाम था गुरदास बनर्जी और दूसरे का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्या नाम था? सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, इस रैले कमीशन ने विश्वविद्यालयों के विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट की। उसने कहा कि विश्वविद्यालय में जो प्रीफेक्ट्स हैं, जो उसके मेंबर हैं विश्वविद्यालय के चलाने की, उनकी संख्या मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। जो कॉलेज है वो विश्वविद्यालय से अफिलेटेड जो होते हैं, उनको संबद्ध होने में थोड़ा सी कठिनाई उसने किया, काफ़ी नियम बना दिया संबद्ध होने में। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्त किया गया और शोध शिक्षा पर कार्य किया गया कि शोध शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और एक और बात बता दूं कि विश्वविद्यालय इस रैले कमीशन के बाद पहली बार विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करवाने का, यानी कि वहाँ पर कक्षाएं संचालित करने का उपबंध किया गया। इसके पहले विश्वविद्यालय क्या होते थे? वो परीक्षा करवाने का एक केंद्र होते थे, एक माध्यम होते थे, वहाँ टीचिंग नहीं होती थी। पहली बार रैले कमीशन के बाद पहली बार यहाँ पर इस चीज़ की विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की जाए, टीचिंग किया जाए, इस रैले कमीशन के द्वारा। इस रैले कमीशन में गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी जो भारतीय थे वो शामिल थे। ठीक है, अब इसके बाद रैले कमीशन के बाद 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 1917 सैडलर आयोग। ठीक, क्या मुख्यतः जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय पर अपनी रिपोर्ट इसको देनी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने के बाद यह सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हुआ। सैडलर आयोग में 2 भारतीय थे। एक भारतीय का नाम
आशुतोष मुखर्जी, ठीक। और दूसरा नाम था जियाउद्दीन अहमद। यह दो इसमें थी। अब आपका कंफ्यूजन ना रहे, रैले कमीशन में दो लोग, गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बेलग्रामी, और सैडलर आयोग में दो लोग, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, जो भारतीय थे वो नियुक्त हुए थे। ठीक है, आप इतना जानिए। इसके बाद आपके 1929 में हार्टोंग आयोग का गठन हुआ। यह भी किस पे था? प्राथमिक शिक्षा पर भी इसमें ज़्यादा जोर दिया था, हार्टोंग, ठीक। उसके बाद आपके 1937 में गांधी जी का वर्धा योजना 1937 में हुआ। इसमें गांधी जी ने 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही, और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात कही, और व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही। ये 1937 में। और फिर उसके बाद 1944 में आपका एक कमीशन गठित हुआ था, सार्जेंट योजना, ठीक। और 1948 में राधाकृष्णन आयोग, और इसी आयोग की सिफारिश पर 1953 में क्या बना आपका 1953 में, अरे एक नाम ध्यान नहीं आ रहा था, भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित एक चीज का गठन हुआ 1800। बहरहाल हम इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये 1947 के अंग्रेजों के शासनकाल की बात है, ठीक है। 1944 तक ही आप इसको जानिएगा, ठीक। सार्जेंट योजना में क्या हुआ था कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई थी, ठीक है। और इसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही, ठीक है। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें और ध्यान में रख लीजिए आप। पहली बात कि जो हमारे विश्वविद्यालय और गठित हुए हैं, ठीक है, वो गठन जो है मैक्सिमम विश्वविद्यालय 1915 से लेकर 1920 के बीच में थे। उस विश्वविद्यालय में आपका पटना के बाद आपका बनारस के बाद लखनऊ, और फिर आपका अलीगढ़ और हैदराबाद, ये सब विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? ये 1915 से लेकर 1920 के बीच में, ठीक। इसमें मदन मोहन मालवीय जी को बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय को फरवरी जो है 1915 में गठित किया था। और ये गठित कैसे किए थे? लोगों से भिक्षा के रूप में, ठीक है, भिक्षा मांग कर पैसा इकट्ठा कर यह विश्वविद्यालय का गठन किया था। इसीलिए मदन मोहन मालवीय को बेगर्स ऑफ किंग कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय को बेगर्स ऑफ किंग, भिखारियों का राजा ऑफ किंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। इसके साथ साथ आपको भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ठीक है,
वो डीडी कर्वे ने 1916 में गठित किया था मुंबई में। ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय, यह 1916 डी के कर्वे, कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, इसका नाम है उस महिला विश्वविद्यालय का श्रीमती SNDT करके है। ठीक है, पूरा नाम मुझे क्लियर नहीं है। SNDT, इसका मतलब है श्रीमती नाथूबाई दामोदर, और टी से एक शब्द और था, श्रीमती नाथूबाई दामोदर, एक ध्यान नहीं आ रहा मुझे, इसी का नाम था जो DK कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय का गठन किया था। और ये महिला विश्वविद्यालय सिर्फ भारत का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था प्रथम महिला स्नातक जो भारत के बने थे वो बंकिम चंद्र और जगन्नाथ बोस थे, और महिलाओं में जो प्रथम महिला स्नातक थी वो उनका नाम था पहला महिला स्नातक जो है चंद्रमुखी बोस और गांगुली। पहले स्नातक थी चंद्रमुखी बोस और समथिंग गांगुली, कादम्बरी, देखिए कादम्बी गांगुली। ठीक है, ये पहली महिला स्नातक कब हुई थी? 1882 में, 82 में। कादम्बरी या कादम्बनी गांगुली करके था नाम। ठीक है, ये दोनों पहला महिला विश्वविद्यालय हमारे यहाँ से निकलते हैं। इस तरीके से भारत में शिक्षा का विकास हुआ, और जब भारत में शिक्षा का विकास हुआ तो इसी के साथ साथ भारत में समाचार पत्रों का भी विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो भारत में समाचार पत्र जो है वह, आप हेडिंग नेक्स्ट डाल लीजिएगा, समाचार पत्रों का विकास। पत्रों का विकास। ठीक, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी 1557 में। कहाँ पर? गोवा में। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। इन्होंने ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था 1557 में। दूसरा एक प्रमुख डेट है 1684। इसमें अंग्रेजों ने मुंबई में, उसको बम्बई कहा जाता था, बम्बई में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब किया था? 1684 में। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो 1780 में हुआ था। ठीक है, 1780 में प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसके बाद अन्य समाचार पत्र आते गए। पहले समाचार पत्र आपके पाक्षिक हुआ करते थे, 15 दिन में एक समाचार पत्र छपता था। इसके बाद बंगाल गजट के बाद बम्बई गजट, मद्रास गजट, ठीक है, स्टेट्समैन, पायनियर और कलकत्ता कैरियर, हेराल्ड,
ये सब समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रथम आपका कौन था? 1780 में बंगाल गजट। और भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र 1816 में, वह भी बंगाल गजट। बंगाल गजट, इसको किसने? गंगाधर भट्टाचार्य ने, गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। ठीक है, अंग्रेजी का ये बंगाल गजट किसका? जेम्स ऑगस्टस हिक्की का है। ठीक है, और बंगाल गजट भारतीयों द्वारा पहला कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य का था। इसके बाद 1826 हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जिसको जुगुल किशोर ने प्रकाशित करवाया था। क्या नाम था? उदंड मार्तंड। ठीक, हिंदी भाषा में किसने किया था? जुगुल किशोर ने। ठीक है, ये समाचार पत्र प्रकाशित होने शुरू हुए थे। और जेम्स बर्किंघम नामक व्यक्ति था, जिसको तटस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है, तटस्थ और निष्पक्ष, नाम क्या था? जेम्स बर्किंघम। तटस्थ पब्लिक निष्पक्ष पत्रकारिता का जन्मदाता। ठीक है, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। उसके बाद भारतीयों में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? गंगाधर भट्टाचार्य, और उसका नाम भी बंगाल गजट। इसके बाद हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड, वो जुगुल किशोर ने किया था, और 1826 में, और बंगाल गजट का प्रकाशन 1816 में किया था। इसके बाद आप देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा भी उस समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। उस समाचार पत्र में एक समाचार का नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ठीक, और दूसरा समाचार पत्र था मिरातुल अखबार। यह इन्होंने फारसी भाषा में किया था, और यह संवाद कौमुदी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। ठीक, उस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि समाचार पत्र एक तो पहले पाक्षिक होते थे, उसके बाद साप्ताहिक हो गए। साप्ताहिक में भी वो डे निश्चित हो गया कि संडे को कौन सा समाचार पत्र, मंडे को कौन सा, ट्यूसडे को कौन सा, इस तरीके से समाचार पत्र होते। इस तरीके से उनके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ठीक है, इसके बाद ये मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी इनके द्वारा हुआ। इसके बाद महत्वपूर्ण समाचार पत्र, आप एक काम करिएगा, बल्कि नोट करते जाइए कि किसने कौन सा समाचार प्रकाशित करवाया। ये दोनों हम लिखाते भी चलेंगे और समझाते भी चलेंगे, तो एक साथ सा हो जाएगा। तो आप यहाँ हेडिंग डालिएगा समाचार पत्र, और दूसरा डालिएगा संपादक, और उसके विषय में मैं समझाता चला चलूंगा। ठीक है, एक समाचार पत्र आपको मैंने बताया क्या, संवाद कौमुदी, जो भारत के द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा, कौमुदी, और मिरातुल अखबार। ये दोनों किसके द्वारा है? राजा राम मोहन राय। दूसरा महत्वपूर्ण समाचार पत्र था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
फिर आपका अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका या मोतीलाल घोष द्वारा, मोतीलाल घोष द्वारा। इन दोनों के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लें। सोम प्रकाश एक ऐसा समाचार पत्र था कि जब 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट पास हुआ लिटन के समय में, तो सोम प्रकाश इस एक्ट से प्रभावित होने वाला, प्रतिबंधित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। ठीक, ये दिमाग में बैठा लीजिए, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है कि वरना अभी हम देखेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने किस प्रकार से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, कैसे कैसे शुरुआत की, कौन कौन से एक्ट लगाए। ठीक है, तो ये चर्चा मैं आपको करूंगा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उस प्रेस एक्ट में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो था, वो सोम प्रकाश पहला समाचार पत्र था जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। और अमृत बाजार पत्रिका जो है, जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी भाषा में रातों रात प्रकाशित होने लगी, अंग्रेजी भाषा। तो दो महत्वपूर्ण तथ्य आप दिमाग में रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक, इसके द्वारा प्रभावित होने वाला प्रथम समाचार पत्र सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित होने वाली पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए समाचार पत्रों के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, उनको देख लीजिए किसने किसने जारी किया। एक आपका है बंगाली, बंगाल, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपका केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। ठीक, ये आप ऐसा करिए कि केसरी को पहले लिखिए, केसरी, केसरी को अगर कर और उसके बाद आपके गोखले, ठीक है, बालकृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। और इसके बाद एक पत्रिका थी मराठा, इसको अगरकर के बाद चिपुलकर और फिर तिलक। ठीक है, ये इसके संपादक रहे। केसरी जो है मराठा या अंग्रेजी भाषा में थी, मराठी से आप मराठी भाषा में समझिएगा, और केसरी यह मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसी से तिलक ने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया और इसी केसरी में लिखने के कारण इनको सजा भी हुई थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके साथ साथ आप देख लीजिए आपका बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ, यह दोनों पत्रिका एनी बेसेंट की थी, एनी बेसेंट। इसके बाद आप देखिए आपका एनी बेसेंट के बाद इंडियन
रिव्यू, ठीक। और दूसरा है मॉडर्न रिव्यू, मॉडर्न रिव्यू। यह मॉडर्न रिव्यू जो है वो रामानंद चटर्जी की थी, रामानंद चटर्जी। और इंडियन रिव्यू जीए नटेशन, जीए नटेशन, ठीक है। आपको मैं पुनः रिपीट करा दे रहा हूँ। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, केसरी और मराठा दोनों अगरकर और तिलक, और चिपलुकर और तिलक। बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ एनिमेशन की। इंडियन रिव्यू जीए नटेशन की। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़े। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विषय में चूंकि मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन किसके संपादक रहे। इसके बाद आप आ जाइए अल हिलाल अल बिलाग, दो पत्रिकाएं और थी। अल हिलाल और अल बिलाग, अल बिलाग, ये दोनों पत्रिका जो है अबुल कलाम आजाद की थी, अबुल कलाम आजाद, ठीक। इसके बाद एक पत्रिका है हमदर्द और कामरेड, कामरेड। ये दोनों पत्रिका मोहम्मद अली जिन्ना की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, यह आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, JL नेहरू की थी। इसके बाद इंडिपेंडेंट, यह मोतीलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अल हिलाल, अल बिलाग, अबुल कलाम आजाद, हमदर्द और कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना, नेशनल हेराल्ड JL नेहरू की, और इंडिपेंडेंट ये जो है मोतीलाल नेहरू की, ठीक है। आगे देखते हैं हरिजन, नवजीवन पत्रिका, हरिजन और नवजीवन, यह दोनों पत्रिकाएं किसकी थी? महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, यह दोनों जो है किसकी थी? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट या हरिश्चंद्र मुखर्जी की, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। यह इनकी महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, ठीक है। और कुछ आपके और हैं जिसको आपके कुछ पत्रिकाएं और हैं, लेकिन ये पत्रिकाएं महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कल मैं आपको
पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न गवर्नर जनरलों के शासनकाल में पारित होने वाले विभिन्न आदेश, ठीक है, कुछ पत्रकारिता को प्रतिबंधित करना चाहते थे, क्योंकि इसके द्वारा उनको लग रहा था कि हमारी व्यवस्था पर प्रहार किया जाएगा, उस व्यवस्था से हमारी प्रशासनिक क्षमता और सब प्रभावित होगी, जिससे अधिकांश जो जनता है वो हमारे विरुद्ध खड़ी हो सकती है। इसलिए समय समय पर इसके लिए एक्ट पारित किए गए। इस एक्ट की चर्चा मैं कल के लेक्चर में करूँगा, ठीक है। तो आज इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, और जितना है वो पर्याप्त है आपके लिए, और शेष थोड़ा सा करने के बाद फिर मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात। तो ठीक है भाई, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपको।